वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना न्यू नॉवल स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है जाना। राइटर इसकी है मिसबा मलिक। आज इसकी फर्स्ट एपिसोड हम लोग रीड करने लगे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वक्त बहुत कुछ छीन लेता है, मेरी तो खैर मुस्कुराहट थी। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, बस फ़र्क इतना होता है कि अच्छा वक्त जल्दी गुजरता है और बुरा वक्त रेंग रेंग कर गुजरता है, लेकिन दोनों सूरतों में वक्त का काम गुजरना है। मीर सालार हैदर अपने ऑफिस में बंद आंखों के साथ आरामदेह सोफे पर बैठा घुटने पर रखे हाथ को हरकत दे रहा था। उसके दाएं जानिब उसका खादिम खास करम दादा खड़ा था और परेशानी से अपने साहब को देख रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका साहब ऐसे अंदाज में तभी बैठता है जब किसी को जहन्नम वासिल करना होता है। और वो सोच रहा था कि आज किसकी बारी होनी है। मीर सालार हैदर ने एकदम से अपनी काली घोर स्याह आंखों को खोला और करम दादा पे गाड़ी तो वो बुखला के इधर उधर देखने लगा। दादा, आज रात के लिए स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए और ख़ास मेहमानों को बुलावा भेज दो। मीर सलार ने एकदम से करम दादा को हुक्म दिया। बुलावे का मतलब किसी को उठाना है? जी साहब जी, जैसा आपका हुक्म। करम दादा को पता था कि आजकल उसका साहब अफान पे तपा हुआ था, जिसको मीर की 2-3 बिजनेस डील का पहले ही पता चल गया था और वो डील्स ले उड़ा था। बस मालूम करना है कि इतनी हिम्मत किसमें आ गई है जो बार बार गद्दारी कर रहा है, मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। मीर सालार बड़बड़ाया। जो हुक्म आपका, करम दादा जवाब देकर ऑफिस से बाहर निकल गया। वो मीर सालार हैदर था, बिजनेस की दुनिया का बादशाह, जिसे हर उल्टी चाल को सीधा करना भी आता था और बिगड़े काम को संवारना भी। वो जब भी अपनी घोर से आंखों को उठा के देखता तो अगले बंदे को नजरों से ही भस्म कर देता। उसकी आंखों में हर वक्त ही सद तासुर रहता था, जो अगले इंसान को उसकी औकात में ही रहने देता था। उसकी पर्सनैलिटी थी ही ऐसी कि कोई बात करते हुए लाख बार सोचे। खड़ी मगरूर नाक और घनी स्याह मूंछों के नीचे उनाबी लब, जो मुस्कुराने का हुनर कम ही जानते थे। वो जब चलता है तो अपने पाँव की धमक को जमीन पर छोड़ते हुए जाता है। वो जितना खुश शक्ल था उतना ही दुश्मनों के लिए बेरहम था। मीर सालार से बढ़ने के लिए उसके जैसे ही दिमाग की ज़रूरत होती है, और वो दिमाग शायद ही किसी के पास हो। उसके नामों से लूसीफर, डेवल और बीस्ट, इसी वजह से लोग उसे भी पुकारते हैं। हाँ, द डेवल, मीर सालार हैदर। आज की ताज़ा खबर, आप सबकी नज़र। तानिया ने लाउंज में आते ही अपना स्पीकर फाड़ा और लाउंज में बैठी सारी अवाम ने अपना काम छोड़कर उसे देखा, जैसे वो वाकई न्यूज़ एंकर हो। यार जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी न्यूज़ है? सदा की जल्दबाज निशा थी। अरे कुछ नहीं होना, बस बकवास ही करनी होगी, तानी ने महक ने मुंह बनाकर कहा। अरे सुन तो लो, क्या पता काम की खबर हो। ये वली की आवाज़ थी, जो तानी के हर काम को ठीक ही कहता है, क्योंकि उसे तानी दिलो जान से पसंद जो है। बस बस चुप कर जाओ तुम लोग, मैं जो खबर सुनाने लगी उसको सुन के तुम लोगों के मुंह खुल जाने, तानिया ने धाड़ के कहा। तो बहन सुना दो या फिर 20 तोपों की सलामी दें, निशा ने जलकर कहा। 20 नहीं, 21 तोपों की सलामी होती है, मीशा ने फिक्रा सही करना लाजिम समझा। तुम लोग अपनी चक बंद करो, वली ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सबने मिलकर शोखी से कहा। तो सुनो, आज की ताज़ा खबर ये है कि बड़े पापा ने हमारी छोटी पुप्पो को हॉस्टल में भेजने का फैसला किया है, तानी ने ड्रामाई अंदाज में बताया। क्या? ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। वक्त कयामत आ सकती है मगर ये नहीं। सबने अपनी अपनी बोली स्टार्ट कर दी। ये सच्ची खबर है और दादा ने भी हाँ कर दिया। तानिया ने जब ये कहा तो सबके मुंह ही खुल गए। अगर दादा ने हाँ कर दिया तो फिर तो ये सच्ची खबर ही है, मीशा ने जवाब दिया। और जिसके बारे में ये फैसला किया गया है उसका क्या रिएक्शन है? तकी ने अहम मुद्दा उठाया। उसे तो फिलहाल पता ही नहीं, तानी ने बताया। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, वली ने महफिल बर्खास्त की। मीर सालार ने व्हाइट विला के सामने गाड़ी रोकी तो गार्ड्स ने जल्दी से गेट खोल दिया, वरना देर होने की सूरत में वो नौकरी से फारिग हो जाता। इसी वजह से पहले भी 3 गार्ड्स नौकरी गंवा चुके थे। व्हाइट विला को मीर सालार ने खुद डिजाइन करके बनवाया था, वो देखने वालों को मबहूत कर देता था। इस विला में हर चीज ही सफेद है, क्योंकि मीर को सफेद रंग बहुत ही पसंद है। मीर ने गाड़ी से निकलकर सफेद रविश पर कदम जमाए और घर की पिछली साइड की तरफ कदम बढ़ाए। वो इधर तभी जाता था जब किसी को तकलीफ देनी होती है। मीर अपनी सर्द आंखों के साथ
साथ पिछली साइड पे बने तहखाने में उतरने लगा। तहखाने को इस तरह डिजाइन किया गया था कि देखने वालों को सिर्फ एक कमरा लगता है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर और भी कमरे निकलते हैं और उनमें भी तहखाने बने हुए थे। और इस तरह का काम सिर्फ मीर सालार ही कर सकता है और कोई नहीं। हाँ दादा, उसने कुछ बताया या मेरे आने का इंतजार कर रहा है? मीर ने अपनी सर्द आवाज में पूछा। नहीं साहब, कुछ नहीं बताया, दादा ने सर झुका के जवाब दिया। तो फिर तुम इसकी मेजबानी कर रहे हो? मीर ने थाड़ के कहा। दफा हो जाओ, जाते हुए दरवाजा लॉक कर देना। करम दादा सर झुकाते हुए बाहर चला गया। हाँ तो तुम सुफियान दी ग्रेट गद्दार, तुम्हें लगा कि मैं इतना बेवकूफ हूँ जिसे ये पता ही नहीं लगेगा कि मेरे बिजनेस की खबरें बाहर कौन दे रहा है? मुझे दूसरी डील पर ही पता चल गया था, तीसरी तो सिर्फ कंफर्म करने के लिए की थी। मीर ने प्लास को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा। सर मुझे माफ कर दे, ये पहली बार हुआ, आइंदा नहीं होगा। सुफियान ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा। पहली बात तो यह है कि तुमने पहली बार नहीं किया, दूसरी बात यह है कि गद्दारी के लिए मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई लफ्ज नहीं। मीर ने सर्द आवाज में कहा और एकदम से ही प्लास से कड़क की आवाज के साथ उसकी 5 उंगलियां तोड़ दी। उसके बाद तेज नोकदार चाकू से उसकी टांगों पर छोटे छोटे कट लगाए। सुफियान की चीखों की आवाज बाहर तक जाती। अगर कमरा साउंड प्रूफ ना होते, कल फिर आऊंगा ताकि तुम मुझे अच्छी तरह याद रखो, भूले से भी ना। द वन एंड ओनली भूल पाओ कि मीर साला हैदर से वास्ता पड़ा है। उसकी बनी हुई कुर्सी को धक्का देते हुए मीर बाहर निकल गया। लूसीफर और पीछे से सुफियान की चीखें रह गई थी। अपने जन्नत जैसे बेडरूम में आकर मीर पहले फ्रेश होने के लिए से वॉशरूम में घुस गया। आरामदेह कपड़ों को पहनकर मुलाजमों को खाना लगाने का हुक्म दिया और खुद न्यूज चैनल पर सर्चिंग करने लगा। मीर के चेहरे से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितना फ्रेश और हशाश बशाश है। ये दुनिया है, यहाँ दर्द देकर राहत मिलती है लोगों को। सादिक खान अपने कमरे में नजर का चश्मा लगाए किताब पढ़ने में मसरूफ थे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वो दस्तक से ही पहचान गए थे कि बाहर कौन सी हस्ती है। आ जाओ बेटा, सादिक खान ने मुस्कुराते हुए इजाजत दी। परियाम ने हल्का सा सर अंदर करके देखा कि कहीं अम्मा जान तो नहीं है। जब यकीन हो गया कि बाबा जान के अलावा कोई नहीं है तो आहिस्ता से कदम बाबा की तरफ बढ़ाए। सादिक खान ने नजर का चश्मा उतारा और अपनी सबसे छोटी और प्यारी बेटी को देखा, जिसे देखते ही उन्हें परियाम की पैदाइश याद आ गई कि जब पता चला कि उनके घर में नन्हे मेहमान आने हैं तब भी वो अपने छोटे बेटे की भी शादी तय कर चुके थे और वो खुद पोतों और नवासों वाले हो चुके थे। ऐसे में ये खबर सब घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। उसकी बीवी और सब घर वालों ने बहुत कोशिश की कि ये बच्चा ना हो, मगर सादिक खान की कस्मों और धमकियों की वजह से कुछ न कर पाए। ऐसे में छोटे बेटे की शादी भी जल्दी कर दी और बेटी की भी। परियाम से पहले सादिक खान के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़े वाले अदनान उसकी शादी बीवी की भांजी नईमा से की। उनके 4 बच्चे हैं, वली, निशा, वसी और निशा। फिर हफ्सा है, उसके भी 2 बच्चे हैं, मिशाल और सुफियान। उसके बाद आफान, उसके भी 3 बच्चे हैं, तानिया, सानिया और तकी। सबसे छोटा सलीमान, उसके भी 2 बच्चे, महक और अली। फिर अक्सा, उसके भी 2 बच्चे हैं, नाजिया और नाइमा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक सादिक की बीवी नसीम को प्रेगनेंसी की खबर मिली। वो भी तब जब बड़े बेटे के 3 दरमियान वाले के और दो और बेटी के बच्चे भी पैदा हो चुके थे। परियाम की पैदाइश पर कोई भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। भाई बहनों और भाभियां तो दूर की बात थी। परियाम के पैदा होने के बाद सब घर वालों ने ऐसा रवैया रखा जैसे घर में कोई नया इजाफा ना हो। बस ये उसके बाबा जान ही थे जो उसका ख्याल रखते, उसका फीडर बनाना, उसके कपड़े बदलना और हर चीज का ख्याल रखना। परियाम बचपन से ही अलग थलग और अकेली रहती थी, हर वक्त अपने कमरे में खुशी रहती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा अटक अटक के बोलती थी। जी बाबा जान, परियाम ने आहिस्ता से कहा। परियाम की आवाज सुनते ही सादिक खान चौंके। आओ बेटा बैठो, बाबा ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके बैठते ही बाबा ने गला साफ किया और आहिस्ता से बोले, बेटा आपका एडमिशन 3rd ईयर में हो गया है और कुछ दिनों तक आपको हॉस्टल भेज देंगे। परियाम ने घबराकर नजरें ऊंची की लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। बाबा को पता चल गया था कि वो नहीं जाना चाहती। वो तो घर में भी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। इंटरव्यू उसने प्राइवेट से पास किया था और ऐसे में कमरे से सीधा हॉस्टल जाना परी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन वो वही सदा की बुज़दिल, कभी ना बोलने वाली, आज भी चुप ही रही। बाबा जान भी क्या करें, अब बेटे और बहुओं के सामने नहीं बोल सकते। बाबा जान के बच्चों को ये बताते हुए शर्म आती है कि परी उनकी छोटी बहन है और उनके बच्चों से भी छोटी उम्र की है। जो भी सामान लेना हो साथ जाके ले आएंगे, फिर हफ्ते तक हॉस्टल भी जाना होगा। बाबा ने परी का सर थपकते हुए कहा। ठीक है बाबा जान, अब मैं जाऊं? परी ने जवाब देते हुए पूछा। जाओ बेटा जाओ, बाबा ने आहिस्ता से सर हिलाया। परी भागते हुए रूम में आई और जोर से अपने बेड पर गिरी और यही सोच रही थी कि
आगे कैसे पढ़ेगी, उसकी पढ़ाई से जान जाती है और सोने पे सुहागा हॉस्टल में रहकर पढ़ना, पता नहीं जिंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी और वो मोड़ अच्छा होगा या बुरा ये तो फिर वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त से अच्छा उस्ताद कोई नहीं होता। दुनिया की रंगीनियों से सीखा है ये सबक, इंसान भी आरसी जज्बात भी आरसी। वो अभी जिम और एक्सरसाइज से फारिग हुआ ही था कि अचानक सेल फोन की रिंगटोन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसने गुस्से से फोन की तरफ देखा और सेक्रेटरी की कॉल देखकर पिक की। हाँ बोलो, सुबह सुबह क्या मुसीबत आ गई जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही? सलाह ने गुस्से से चबा चबा कर कहा, जैसे अगर वो सामने होता तो जरूर 2-3 थप्पड़ खा चुका होता। जी सर, वो हमारी लंदन ग्रुप के साथ जो डीलिंग हुई थी उसकी फाइल चोरी हो गई है। और सलाह ने अपनी मखसूस सरदराज को खींचा। और सर, उनको पता चल गया है, इसलिए वो अपनी डीलिंग से इनकार कर रहे हैं और हमारे करोड़ों रुपए खाने के चक्कर में है, सेक्रेटरी अयाज ने मनमनाते हुए कहा। अयाज, तुम्हें क्या लगता है मैं जो इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा हूँ किस तरह से कर रहा हूँ? सलाह ने इतनी बड़ी परेशानी वाली खबर के बरक्स पूछा तो सेक्रेटरी भी घबरा गया कि सर को क्या हो गया। सर ने समझा नहीं आपकी बात। अरे यार, मुझ में कुछ तो ऐसा होगा जो मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ, सलाह ने तबीयत के बरखिलाफ मजाही अंदाज में कहा। तो अयाज को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि ये उसके काम करने के दौरान पहली बार हुआ था कि डेविल हंस के बात कर रहा है। जी बिल्कुल सर, अयाज ने अनसमझ अंदाज में जवाब दिया। तो फिर भी तुमने गद्दारी करने की कोशिश की, सलाह ने धाटते हुए कहा, जैसे अगर वो सामने होता तो अब तक उसके हाथों से कत्ल हो चुका होता। सर, अयाज को एकदम शौक लगा कि सलाह हैदर को कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा कि तुम फाइल चोरी करोगे? मेरे ही ऑफिस है, मुझे ही पता नहीं लगेगा। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने ऑफिस को कुछ खास तो बनाऊंगा कि कोई आम शख्स ना घुस पाए। सलाह ने सर दवाजने का, सर आई एम सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ कर दे, बस आखिरी मौका दे दे, मैं सारी उम्र आपकी नौकरी करूंगा। यास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ओके, तुम्हें माफ किया, बस सारी जिंदगी मेरी नौकरी करना। मीर ने सर दवाजने कहते ही कॉल काट दी और अब वो कोई दूसरा नंबर डायल कर रहा था। कॉल पिक होते मीर सर दवाज में बोला, दादा मुझे 1 घंटे तक ये खबर मिलनी चाहिए कि अयाज दोनों टांगों से माजूर हो चुका है और फाइल रिकवर करो। इसके अलावा मेरी लंदन की फ्लाइट बुक करवाओ। जी साहब, आपको खबर मिल जाएगी। लेकिन साहब, आज तो आपने हवेली जाना था बट लंदन जाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन साहब, हवेली में तो छोटे सरकार के बेटे की मंगनी है। करम दादा, सलाह ने चुपते हुए दादा को टोका। जी साहब जी, करम दादा ने गड़बड़ाकर जवाब दिया, मेरे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बिजनेस? फैमिली को उसने 6 साल पहले ही छोड़ दिया था, जब वो 22 साल का था। बड़े सरकार ने उसे सियासत में शामिल होने का कहा था और मीर ने बिजनेस को तरजीह दी। इस बात पर बड़ी बहस हुई और मीर को हवेली से निकल जाने को कहा, तो मीर ने उसी दिन हवेली को छोड़कर शहर में बसेरा किया और आज वो मुल्क का नामवर बिजनेसमैन है। साहब जी, बिजनेस? करम दादा ने डरते डरते कहा। तो फिर लंदन के लिए फ्लाइट बुक कराओ। बहस क्यों कर रहे हो? सलार ने सर्द आवाज में कहा। जी साहब जी, जैसा आपका हुक्म। करम दादा ने मुदबाना आवाज में जवाब देकर खुदा हाफिज कहा। हुक्म भी मानना, बहस भी करनी है। करम दादा, ये तुम ही कर सकते हो। सलार बड़बड़ाया। हाँ, ये मासूम और गद्दार लोग सुबह सुबह मूड खराब कर देते हैं। सलाह सर चटकते हुए फ्रेश होने चल दिया, क्योंकि अब उसे लंदन के लिए भी निकलना था। परियाम को सुबह बाबा ने बताया था कि आज शाम तक हॉस्टल के लिए निकलना है, तो जो बाकी तैयारी रह गई थी वो अपनी मुकम्मल कर ले। परियाम को इंतजार था कि आज शायद अम्मा जान उसके भाई मिलने या फिर भतीजे ही आ जाएं, लेकिन किसी ने आना था ना, और ना कोई उसके रूम में आया। इसलिए वो उदास सी बैठी, कभी हाथों के नाखून कतरने लग जाती या फिर उनको जोर से रगड़ने लग जाती। इस तरह करते पूरा दिन गुजर गया और शाम भी हो गई। बाबा जान ने दरवाजे पर दस्तक दी और परी को बुलाया। परी बेटा आ जाओ। जी बाबा आई। बाबा को पता था उसने कुछ नहीं करना, इसलिए सारी पैकिंग खुद करके ड्राइवर के हाथों गाड़ी में सामान रखवा दिया था। परी ने आखिरी नजर कमरे पर डाली और बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठने से पहले उसने पीछे मुड़ के लाजमी देखा, जैसे कोई उसको खुदा हाफिज कहने आएगा। बाबा ने जब परी को इस तरह देखा तो नरमी से बोले, बैठ जाओ परी गाड़ी में, सारे घर वाले बेहिस हैं। बाबा जान बड़बड़ाए। परी बेदिली से गाड़ी में बैठी और बाबा जान के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। परी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल लिया है, अब हम रोज बात किया करेंगे। बाबा ने परी को खुश करने के लिए मोबाइल दिखाया। परी ने मोबाइल लेकर बेदिली से एक तरफ रख दिया। फिलहाल वो बहुत ज्यादा उदास और डरी हुई थी। बाबा ने जब परी को इस तरह देखा तो समझाना लाजमी समझा। परी बेटा, डरना बिल्कुल नहीं, दिल लगा के पढ़ना और सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर लेने हैं। बाबा तुम्हारे साथ ही हैं। बाबा ने परी के सर पर हाथ रखते हुए समझाया।
जी जी बाबा जान, परी ने आहिस्ता से जवाब दिया। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्टल के सामने पहुंच गए। ये लो भाई, परी का हॉस्टल आ भी गया। बाबा ने हंसते हुए परी की तवज्जो हॉस्टल की तरफ की। परी ने बेदिली के साथ अपनी नजरों के सामने खड़ी इमारत को देखा और गाड़ी से बाहर निकली। बाबा जान और वो हॉस्टल के अंदर चले गए और पीछे ड्राइवर परी का सामान निकाल के लाने लगा। जो राज ना रख सके वो हम राज बदल दो। तुम खेल पे ही खेलो लेकिन अंदाज बदल दो। अभी मीर सालार लंदन में अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंचा ही था कि सेल फोन रिंग करने लगा। उसने बेदिली से कॉल पिक की। हाँ करम दादा बोलो, अब क्या मसला है? मुझे कभी तो सुकून का सांस लेने दिया करो। साहब अयाज का काम तमाम कर दिया लेकिन वो फाइल के बारे में नहीं बता रहा, दादा ने डरते डरते बताया। तो दादा उसकी कोई कमजोरी ढूंढो ना। अब ये भी मैं बताऊं? सलार ने बेलचक अंदाज में कहा। जी साहब, ढूंढने की कोशिश किया मगर उसकी कोई कमजोरी नहीं है, दादा ने बेचारगी से जवाब दिया। तो इसका मतलब है हमारे पास आखिरी हल ही बचता है, सलार ने सर्द आवाज में कहा। जी साहब समझ गया आपकी बात, अब काम होते ही आपको खबर करता हूँ। करम दादा ने सर हिलाते हुए कॉल काट दी। पता नहीं लोग अपनी कमजोरी क्यों नहीं रखते। अब हम जैसे मजबूर और लाचार बंदे फैमिली को कमजोरी ना बनाए तो और क्या करें? मीर ने बड़बड़ाते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ सेल फोन को पॉकेट में घुसेड़ा और गुनगुनाते हुए बेडरूम में घुस गया। परी ने जैसे ही हॉस्टल के रूम में कदम रखा, कोई चीज ठा करके चेहरे पर बजी और फुल वॉल्यूम में गाने के बोल उसके कानों में पड़े। मौला मेरे मौला मौला। राज ये उसने मुझ पर खोला कि इश्क मोहब्बत जिसके दिल में, उसको पसंद करता है ये मौला मेरा दिल, ये ही मौला यारा। परी ने आंखें घुमा कर देखा तो उसकी हम उम्र लड़की उछलती कूदती नजर आई। उस लड़की ने भी परी को मुड़कर देखा और भागती हुई परियाम के पास आई और उसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी जैसे यकीन करना चाहती हो कि ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। ओह आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि कमरे में कोई दाखिल हुआ, आपको जोर से तो नहीं लगा? उस लड़की ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। नहीं लगी, इट्स ओके। परियाम ने उसका हाथ पीछे करते हुए कहा। थैंक गॉड, वरना मैं तो डर गई थी कहीं अब आप गुस्से में मेरे बाल न उखाड़ लें। एक्चुअली आप ही ने बताया था हॉस्टल में लड़कियां छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती हैं, उसने हंसते हुए बताया। नहीं, अब परी को कौन सा हॉस्टल में रहने का तजर्बा था? परी ने आहिस्ता से जवाब दिया और आगे बढ़ना चाहा जब उस लड़की ने परी का रास्ता रोका। हाँ ओके बाय द वे, मेरा नाम हाना है और मेरे घर वाले मुझे प्यार से हानी कहते हैं। अब आप अपनी इतनी खूबसूरत और क्यूट हैं तो आप भी मुझे हानी कह सकती हैं। हानी ने परी के सुरगाल छूते हुए कहा। ओ ओके, हाय अल्लाह, मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? परी ने दिल में सोचते हुए जवाब दिया। बट आपने अपना नाम तो बताया नहीं, हानी ने मासूमियत से कहा। मेरा नाम परियाम है। ओह बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। हानी ने फिर से परी के फूले हुए गाल खींचते हुए कहा। मैं सामान रख लूं कबर्ड में? परी ने डरते डरते हानी से पूछा जैसे वो रूम की मलका हो परी गुलाम। हाँ मेरी जान, ये कमरा तुम्हारा भी है, हानी ने हंसते हुए परी से कहा। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मुंह फाड़ कर जान कह दिया। परी ने ब्लश होते हुए गालों के साथ अपना सामान रखने लगी। नहीं मतलब जान कहने पे इतना कौन शर्माता है? परी को किसी ने पहली बार जान कहा तो वो तो शर्माएगी ना। दुनिया हमें खराब मिली, एक दुनिया को हम खराब मिले। अभी वो एयरपोर्ट से बाहर निकला ही था जहां दूर से उसे करम दादा गाड़ी के पास खड़ा नजर आया तो वो सामान को खींचता गाड़ी के पास पहुंचा। करम दादा को सामान पकड़ाता खुद गाड़ी की पिछली सीट पर आरामदेह अंदाज में बैठा। करम दादा सामान को गाड़ी में रखता जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। करम दादा, मीर ने बंद आंखों से दादा को पुकारा। जी साहब जी, दादा ने ताबेदारी से जवाब दिया। गाड़ी को घर की बजाय अफंदी विला की तरफ मोड़ दो। मीर ने आहिस्ता से दादा को हुक्म दिया। जैसा आपका हुक्म मीर साहब, गाड़ी को अफंदी विला की तरफ मोड़ते हुए जवाब दिया। करम दादा जानता था मीर सालार हैदर अफंदी हाउस तब जाता है जब वो अपनी फैमिली को याद करके थोड़ा अफसरदा या गमगीन होता है और अफंदी हाउस वो घर है जहां मीर का भाइयों जैसा दोस्त सवार अफंदी रहता है और वहां जाकर मीर अपना हर गम भूल जाता है। जब मीर ने हवेली को खैर बात कहा था तब उन लोगों ने मीर को मेंटली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। अफंदी हाउस के आते ही करम दादा की सोचों को भी ब्रेक लगा था। अब तुम घर चले जाओ दादा, मैं खुद आ जाऊंगा सवार के साथ। मीर ने गाड़ी से निकलते हुए दादा को मुखातिब किया। दादा सर हिलाते हुए गाड़ी मोड़ने लगा। अफंदी हाउस के गार्ड ने मीर को देखते ही गेट खोल दिया। मीर ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा सामने ही सोनिया सवार की बहन सीढ़ियों से उतरती नजर आई। सोनिया की नजर भी फौरन सलार पर पड़ी तो वो भागते हुए सलार के पास आई। हाय हैंडसम, लॉन्ग टाइम
नौसी, इतने दिनों के बाद हमारी याद कैसे आ गई? मिस्टर खड़ूस को सोनिया ने मीर से मिलते हुए शिकवा किया। हम जैसे गरीब लोग फिर भी याद कर लेते हैं, हम जैसे शहंशाह बंदों को तो ये तौफीक भी नहीं मिलती। मीर ने सवार को आते देखा तो सोनिया के बालों को हाथ से बिखेरते हुए फिकरा कसा। सवार नहीं आते मीर को जोर से गले लगाया, बोला, बस बस, हम तुम्हें ना जानते होते तो मान लेते कि तुम गरीब बंदे हो। अब बंदे को इतनी लंबी भी नहीं छोड़नी चाहिए कि ये यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। और नहीं तो क्या, मैं मजबूर बनता अपना घर को छोड़कर बार बार तुम लोगों के दर पर आ जाता हूँ। मीर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, तो इसलिए कहती हूँ घर पर एक ऐसी कोई मसरूफियत ले आओ ना जो घर से बाहर जाने ही ना दे। यार मैं तो अभी ले आऊं, तुम्हारे भाई को कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। मीर ने बेचारगी से कहा, ओ मेरे यार तू बस कर दे, अगर तुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाता तो हम जैसे गरीबों का तो अल्लाह ही हाफिज है। जवाब ने मीर के बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा, और पता है सोनी, पिछले हफ्ते मिस्टर सुहेल ने जो बिजनेस पार्टी दी थी उसमें क्या हुआ? सवार बोल ही रहा था कि सोनिया दरमियान में सवार को छेड़ते हुए बोली, क्योंकि वो अक्सर ही पता है अल्फाज बोल जाता था। नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस पार्टी में नहीं थी ना। वही बता रहा हूँ बदतमीज, सवार ने गड़बड़ाकर सोनी को कहा, जबकि इस तरह मीर और सोनिया हंस हंस कर पागल हो चुके थे। ओके बताओ, सोनिया हाथ उठाते हुए बोली, वरना शायद वो बात ही ना बताए। तो हुआ ये कि उस पार्टी में ब्यूटीफुल लड़की मीर के पास आई और बोली, हाय हैंडसम। आगे से मिस्टर कहते हैं, हैंडसम मुझे एक ही लड़की बुलाती है, वो बहरहाल तुम नहीं हो। इसके बाद मीर को कहती, कभी हमारे साथ भी कॉफी पीने चले? तो जनाब कहते हैं, मैं कॉफी हमेशा तन्हाई में पीता हूँ। तब तो उस लड़की का चेहरा देखने वाला था। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं आ रही बेचारी ने चाय की ऑफर कर दी। तो मसूफ का जवाब सुनो, चाय मैं जब डिप्रेस होता हूँ तो पीता हूँ, अब तुम्हारे साथ डिप्रेस होकर तो जाने से रहा। हाँ, मैं स्मोकिंग दूसरों के साथ कर लेता हूँ, अगर कभी करने का इरादा हो तो बताइएगा। उसके बाद वो लड़की हमारे आस पास नजर नहीं आई, जवाब ने हंसते हुए बताया। ओ माय गॉड मीर, ये बातें भी कोई लड़कियों से करते हैं? सोनिया ने हंसते हुए और अफसोस से मीर की तरफ देखा। यार तो मैं कौन सा लड़कियों के साथ बातें करने की डिग्री ली हुई है? मीर ने सर झटकते हुए कहा, मीर आपने सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है, आपको नहीं बदल सकता कोई। नहीं सोनी, क्या पता कोई तो ऐसी हो जो मीर सालार हैदर को बदल दे। जवार ने मीर की तरफ मजाही अंदाज में देखते हुए कहा, जवार साहब फिलहाल तो कोई ऐसी पैदा ही नहीं है जो मीर सालार हैदर को बदल दे। अगर ऐसा हुआ तो मीर उसकी जिंदगी बदल देगा। मीर ने दो टोक अंदाज में कहा। जिंदगी दूर खड़ी एकदम से मुस्कुराई, जैसे वो यही बात बहुत जल्द मीर के मुंह पर मारने वाली हो, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहा। तुम दोनों ने सिंगल ही मरना है, मैं बुआ को डिनर कहकर आती हूँ। मामा पापा आंटी के घर डिनर करके आएंगे। सोनिया ने किचन की तरफ जाते हुए जलकर कहा, मैं तो बहुत जल्द किसी को पटा लूंगा, तुम्हारे मीर की कोई गारंटी नहीं दे सकता। सवार ने पीछे से हाँक लगाई। अब पीछे मीर के थप्पड़ थे और सवार की गद्दी थी। मेरी खामोशियों को माफ करना, मैं जवाब हूँ बस लाजवाब का। परी जल्दी से उठ जाओ, कॉलेज से लेट हो जाना हमने। हानी ने परी का बिस्तर खींचते हुए कहा। हानी आज मैं नहीं जा रही। पयाम ने हानी के चीखने की वजह से आहिस्ता से बोली, पर हानी को चीखने से कौन रोक सकता था? क्या? हानी ने चीख कर परी की तरफ देखा। परियाम मैडम, तुम पिछले 2 हफ्तों में गिनती के 2 बार कॉलेज गई हो और आज भी तुमने नहीं जाना। आज तो तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़कर जा सकती। हमने बाजार से कुछ किताबें लेनी है, तो आज हमने छुट्टी के बाद वहां जाना है। हानी ने परी को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। बाजार? फिर मैं नहीं जा रही, परी ने बिस्तर पर दराज होते हुए कहा। हानी को इतने दिनों में पता चल गया था कि वो हजूम वाली जगह से घबराती है, इसलिए वो क्लासेस भी छोड़ देती है। पर हानी को परियाम इतनी प्यारी और मासूम लगती है कि वो परी को कॉन्फिडेंट लड़की बनाना चाहती है। जा तो वो क्लास फेलो के साथ भी सकती थी, पर हानी ने परी को साथ लेके जाना था। अगर तुमने नहीं जाना तो मैं भी नहीं जा रही। सुबह मैम पूछेंगी तो बता दूंगी कि मेरे साथ बाजार जाने वाला कोई नहीं था। हानी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं तो तुम जाओ, मैं कुछ कर लूंगी, परी ने सर में खारिश करते हुए बोली। जब भी परी परेशान या शर्मिंदा होती यूं ही सर में खारिश करने लग जाती। मैंने कहा ना, मैं भी नहीं जा रही। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बातें करती रहती हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम्हें तो मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हानी ने परी को ब्लैकमेल करने के लिए काफी गुस्से से बातें सुनाई और परियाम सदा की भूली ब्लैकमेल हो चुकी थी। हालांकि परी ने कभी भी हानी को अपने साथ बातें करने के लिए नहीं कहा था, वो तो खुद 2-4 लफ्ज बोल के चुप हो जाती थी। ये तो हानी थी जो हर वक्त पटर पटर बोलती रहती थी। मैं चल रही हूँ ना कॉलेज, परी ने हानी के गुस्से से डरते हुए कहा। ये होने बात निशान, हानी ने जल्दी से खड़े होते हुए परी को घुमाया। वल्लाह वल्लाह, कैसे मुंह फाड़ के जान कहती है ये हानी बिना।
परी ब्लश होते गालों के साथ दिल में सोचते हुए तैयार होने चल दी। अभी परी और हानि क्लास लेने के बाद कॉलेज की पार्किंग से गुजर ही रही थी। दूसरी तरफ से मोड़ काट कर आती गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बच गई और गाड़ी में बैठा सवार भी एकदम परेशान हुआ। वो सोनी को कॉलेज से ड्राइवर की गैर मौजूदगी की वजह से पिक करने आया था। हानि ने गुस्से से गाड़ी की तरफ देखा और गाड़ी की तरफ बढ़ी। परी ने उसके बाजू को खींचकर रोकने की नाकाम कोशिश की थी, मगर वो हानि है यार, किसी को ना छोड़ने वाली। ए मिस्टर, शीशा नीचे करो, हानि ने शीशा बजाते हुए कहा। और सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे से गर्ल्स गुजर रही हैं। सवार शर्मिंदा होकर बोला। मिस्टर, अंदाजे की बात ना ही करो तो अच्छा है, मुझे पता चल गया था सामने वाले को गाड़ी नहीं चलानी आती। हानि बाजू ऊपर करते हुए बोली। क्या मतलब है आपकी इस बात का? सवार ने भी शर्मिंदगी को बुलाते हुए कहा। मतलब ये है कि मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था किसी को पहली बार गाड़ी मिली और वो शौकी से चलाते हुए आ रहा है। हानि ने नाक चढ़ाकर कहा और ऐसे करते जवार को वो इतनी अच्छी लगी कि जवार का दिल किया वो अपना सारा गुस्सा भूल जाए। मगर बदतमीज लड़की को जवाब भी तो देना था। देखो लड़की, मैं 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ, तुम इस तरह से नहीं बोल सकती। जवार थोड़ा तहम्मुल से बोला। फिर तो ये बात आपको शर्म के मारे किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो क्यों भरा? वो इसलिए कि आपके लिए कितनी शर्म की बात है कि आप 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रहे हैं, बुढ़ापे तक गाड़ी चलानी ना आई। हानि ने रास्ताना अंदाज में कहा और इस दौरान परी हानि का बाजू पकड़कर खींचने में लगी हुई थी। व्हाट? सवार गुस्से से इतना ही कह सका। एक तो गाड़ी का ताना और दूसरा बुढ़ापे। उसे समझ नहीं आ रही थी कहे तो क्या कहे। और नहीं तो क्या, मुझे देख लो, एक दो बार सीखी है और अब बहुत अच्छे से चला लेती हूँ, हानि ने फखर से कहते हुए उसे चिढ़ाया। और मुझे बताने का मकसद? सवार ने तंजिया पूछा। आपको इसलिए बताया कि कुछ तो शर्म कर ले, आपकी बेटी की उम्र होने के बावजूद आपसे अच्छी गाड़ी चला लेती और आप भी थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान दें। इससे पहले कि जवार उसकी बात समझता परी उसको खींचने में कामयाब हो गई थी और जवार गाड़ी में बैठा अपने बुढ़ापे और बेटी की उम्र सोच रहा था। मीर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हंसते हुए जवार की तरफ देख रहा था। हाँ, तुम बेशर्मों की तरह हंस लो, तुम्हें इसलिए बताया है ना कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। जवार ने गुस्से से मीर की तरफ देखा। यार, मेरी ऐसी मजाल कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं? ये काम तो तुम्हारी बच्ची की उम्र की लड़की कर सकती है, मीर ने हंसते हुए कहा। जवार का कसूर इतना है कि उसने आते ही अपने साथ हुए हादसे को मीर को बता दिया और तब से मीर की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। नहीं मतलब मैं इतना बुढ़ा लगता हूँ कि उसने खुद को मेरी बच्ची की उम्र का कह दिया, सवार ने परेशानी में मीर से पूछा। ये सवाल तो तुम्हें उस बच्ची से पूछना चाहिए था जिसने जवार अफंदी को बूढ़ा कर दिया। उससे तो मैं पूछ लूंगा, कभी मुझे मिले तो सही, सवार ने पुरसोच अंदाज में कहा। बस पहले काफी नहीं हो जो अभी ओपी कमानी बाकी है? मीर ने तंजिया पूछा। हाँ, तुम तो बातें कर सकते हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता ना तो मैं पूछता। सवार ने गुस्से से मीर की तरफ देखा। पहली बात तो ये है कि मैं अपने साथ ऐसा करने वालों का मुंह तोड़ दूं, और दूसरी बात मुझे देखते सारी बातें वैसे ही भूल जाती हैं। आई एम हॉट एंड हैंडसम। अब कोई मुझे बाप तो नहीं कह सकता। मीर ने पहले दो टोक अंदाज में और फिर हंसते हुए कहा। हाँ, इसलिए सारी लड़कियां मुझे छोड़कर तेरी तरफ भागती और मिलता उनको फिर भी कुछ नहीं। सवार ने भी हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, वो काम बता जिसके लिए तो मेरे पास आया। सलार सीरियस होते हुए बोला। वो लड़कियों के जिक्र पर ऐसे ही सीरियस हो जाता है। अच्छा बॉस, बताता हूँ, लड़की के नाम से ऐसा चिढ़ता है जैसे तेरे साथ किसी ने बेवफाई की हो, जवार ने भी चिढ़ते हुए कहा। जवार बी सीरियस, नहीं तो अपने ऑफिस से धक्के देते हुए निकालूंगा, मीर ने वार्निंग देते हुए कहा। और कुछ भी नहीं था, वो ऐसा कर भी देता क्योंकि वो एक दो बार जवार को अपने घर से निकाल चुका था। जवार को मजबूरन सीरियस होकर मीर को बिजनेस की बात बतानी पड़ी। हाँ हानि, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? परी पिछले 2 घंटे में कोई 50 बार ये बात दोहरा चुकी थी। वो जब से हॉस्टल में पहुंची है तब से खड़े होकर या फिर बैठ के बस यही एक बात दोहराई जा रही थी। परी, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। अगर वो नहीं भी सोच रहा होगा तो तुम बार बार बोलकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दोगी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और उसकी माफी भी नहीं है। हानि ने परी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, तुम यही सोचो ना क्या? परी, मैं यही सोचती रहूं, मेरी जिंदगी में सिर्फ यही एक चीज रह गई है। हानि ने भी यकीनी से परी की तरफ देखा। नहीं, लेकिन तुम शर्मिंदा भी तो नहीं हो? परी ने बेचारगी से कहा। देखो मीरजान, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम यूं परेशान होती रहो। हानि ने परी के चेहरे को हाथों में लेके कहा। ओके, बट तो तुम मुझे ये तो ना कहो। परी ने ब्लश होते हुए गालों को रगड़ा। हानि को पता चल गया था कि वो उसके जान कहने की बात कर रही है। हाँ, मैं ये कहूँ मगर तुम्हारे लाल गुलाबी गाल इतने अच्छे लगते हैं कि बार बार जान कहने को दिल करता है, हानि ने परी को छेड़ते हुए कहा। तो तुम
बेशर्म हो। परी शर्मा कर बिस्तर में घुसी। हाँ हाँ हाँ, और तुम बहुत हसीन और बहुत ही मासूम हो। हनी ने अपने सेल पर आधी आपी की कॉल अटेंड करते हुए बोली। परी को पता था वो अपनी आपी को पूरे दिन की रुदाद और परी की ढेर सारी तारीफ करने के बाद ही कॉल बंद करेगी और इतने में वो खुद नींद पूरी कर लेगी। मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिला लिया करो। मीर ने अभी ऑफिस में कदम रखा ही था कि सेल फोन की रिंग ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। हाँ बोलो दादा, क्या बात है? मीर ने कॉल पिक करके सेल फोन कान से लगाया। साहब जी, राणा साहब के साथ जो जमीन की डीलिंग हुई थी वो अब उससे इनकार कर रहा है, करम दादा ने मुदबाना अंदाज में कहा। और तुमने राणा साहब के इनकार की वजह मालूम की है? सलार ने माथे को रगड़ते हुए कहा। जी साहब, पता चला है अफान खान ने राणा साहब को हमसे ज्यादा पैसे देने का लालच दिया है और राणा जी लालची हो गए हैं। जी साहब जी, तो फिर दादा इस लालच को खत्म करना पड़ेगा। मीर ने चेयर हिलाते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म साहब जी। एक मिनट दादा, मुझे खुद राणा से मिलने दो। उसे मीर सालार हैदर को भी तो जानना चाहिए कि मीर सालार हैदर क्या चीज है। इसके बाद जमीन की डीलिंग भी हो जाएगी। मीर ने कुछ सोचते हुए कहा। तो साहब, मैं मुलाकात का इंतजाम करवाता हूँ। दादा, ख्याल रखना कि हजूम वाली जगह ना हो। तुम तो जानते हो मेरा गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। जी साहब, आपकी पसंदीदा जगह होगी। दादा ने समझते हुए जवाब दिया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं राणा साहब से। ओके साहब जी। अफान खान, बहुत ऊंचा उठ रहे हो तुम। तुम्हारे पर तो मैं काटूंगा खुद। बस थोड़ा सब्र कर लो, पहले इस राणा से निपट लूं। मीर बड़बड़ाते हुए लैपटॉप खोलने लगा। अब तेरा जिक्र होने पर हम ला हौला वला कुव्वता पढ़ते हैं। मिस्टर नोमान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि आपके साथ बिजनेस डील हमें बहुत फायदा देगी। जवार ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए कहा। आज जवार की मिस्टर नोमान के साथ मीटिंग थी जो बखूबी अंजाम तक पहुंची थी। जी बिल्कुल, मुझे भी यकीन है कि हम साथ मिलकर अच्छा बिजनेस करेंगे। मिस्टर नोमान ने खुशदिली से जवाब दिया। ओके, कल मीर के ऑफिस में फाइनल डील कर लेंगे। जवार हाथ मिलाते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। गाड़ी को अनलॉक करते हुए उसकी नजर सड़क के पार की तो जवार वहीं स्टिल हो गया, क्योंकि सामने ही वही लड़की अपनी दोस्त के साथ खड़ी नजर आई जिसने कुछ दिन पहले ही उसकी इंसल्ट की थी। जिस शाहकार था इंतजार, वो शाहकार आज नजर आ ही गया। सवार ने मुस्कुराते हुए गाड़ी उनकी तरफ मोड़ी और उनके करीब जाकर रोकी। हाय गर्ल्स, सवार ने गाड़ी से निकलते हुए कहा। परी और हानी ने परेशानी से सवार की तरफ देखा। हानी पहले ही परी को बड़ी मुश्किल से शॉपिंग करने के लिए साथ लेकर आई थी। ऊपर से शॉपिंग मॉल में 2-3 लफंगे लड़कों ने परी को छेड़ा तो वो डर के मारे कहीं और जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दोनों हॉस्टल में वापस जाने के लिए शॉपिंग मॉल से बाहर निकली थी कि ऊपर से ये मुसीबत नाजिल हो गई। परी ने तो बकायदा हानि का बाजू पकड़ लिया। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि आप दोनों नजर आ गई, सोचा आपसे कुछ ज्ञान देता जाऊं, मुफ्त में चीज भांटती रहती हैं। जवार ने हानि को देखते हुए तंज किया। आप कौन? हम तो नहीं जानते। इस तरह सड़क पर लड़कियों को छेड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती? हानि ने जवार से छुटकारा पाने के लिए कमाल मासूमियत से कहा तो परी ने हैरानी से हानि को देखा जैसे उसका दिमाग तो सही है। व्हाट? आप मुझे नहीं जानती? जवार ने कस्तन दूसरा फिक्रा नजरअंदाज करके हैरानी से हानि की तरफ देखा। क्यों? आप कोई मिनिस्टर हैं जिसे हर कोई जानता हो? नहीं, मैं वो हूँ जो उस दिन। अभी जवार बोल ही रहा था जब हानि ने उसकी बात काटी। हाँ हाँ मालूम है। अब तुम लफंगों की तरह वो मुलाकात याद दिलाओगे जिसका कोई वजूद ही नहीं होगा, फिर बोलोगे कि आप मुझे पहली नजर में पसंद आ गए और मेरी रातों की नींद उड़ गई वगैरह वगैरह। हेलो हेलो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला था। मैं तो तुम्हें, क्योंकि ये बातें मैंने कहती हैं इसलिए तो तुम हमारे सामने खुद को शरीफ बनाओगे। हानि ने एक बार फिर जवार की बात काटी। ओ मैडम, मैं ऑलरेडी शरीफ हूँ और आपके सामने बनने की जरूरत नहीं है मुझे, जवार ने तिलमिलाते हुए कहा। आहो, हर आवारा शख्स अपने बारे में यही बयानबाजी करता है। हानि ने कहते हुए परी का हाथ थामा और सड़क क्रॉस कर गई। पीछे जवार से गुस्से से दांत पीस कर रह गया। मैं जवार अफंदी जो अपने सर्कल में बहुत शरीफ और हैंडसम है, तुम्हें आवारा और लफंगा लगता हूँ। तुम्हें तो मैं अब की बार नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मिल जाओ। सवार दांत कचकचाते हुए गाड़ी में बैठा। लोग अच्छा नहीं समझते यार, मैंने अच्छा बन के भी देखा। मीर राणा साहब से मिलकर और उससे सिग्नेचर करवाने के बाद रात को 9 बजे व्हाइट विला पहुंचा था। फ्रेश होने के बाद सिर्फ बनियान ट्राउजर में बालों को तौलिए से रगड़ता बाथरूम से बाहर निकला। बनियान में भी उसके कसरती ही जिस्म वाज़ेह हो रहा था। बिलाशिबा वो खूबसूरत मर्ज है जिस पर कोई लड़की भी फिदा हो सकती है। दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। यस कम इन, मीर ने भारी आवाज में इजाजत दी। सलाम साहब, करमदादा ने कमरे में दाखिल होते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम करमदादा, कहो कैसे आना हुआ? मीर ने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। साहब, हवेली से बड़ी बीबी साहबा की कॉल आई थी कि अम्मा जान 2 दिन बाद अपना चेकअप करवाने के लिए शहर आ रही हैं, तो आप उनसे हॉस्पिटल में ही मिलने चले जाइएगा, दादा ने मोतबाना अंदाज में कहा।
4 साल पहले मीर की अम्मा जान को किडनी प्रॉब्लम हुई थी, तब वो शहर आई थी और मीर से भी तभी मिली थी। उसके बाद अम्मा जान की किडनी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई थी, मगर मीर की डॉक्टर को धमकी के बाद वो मीर को मिलने के लिए हर महीने बगैर किसी वजह के चेकअप करवाने आती हैं, और इस बात को सिर्फ मीर, अम्मा जान और बड़ी बीबी और दादा ही जानते हैं। ठीक है दादा, मैं मिल लूंगा, इस दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और बाबा जान को किसी तरह बिजी करवा देना, मीर ने माथा मसलते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म साहब जी। बड़ी बीबी साहिबा ने कहा कि गुड़िया को भी टाइम निकाल कर मिलने जाइएगा। दादा ने जवाब देते हुए बताया, तुम्हारी बड़ी बीबी मुझ पर कुछ ज्यादा नहीं हुक्म चलाती? मतलब है जिस मीर सालार के हुक्म पर लोग चलते हैं, वो मीर तुम्हारी बड़ी बीबी के आगे कुछ नहीं है, मीर ने सर खुजाते हुए कहा। जी साहब जी। दादा ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर नीचे किया। ठीक है दादा, फिर कल मिलते हैं, मीर ने दादा को जाने का इशारा करते हुए कहा। हाँ, कितने साल हो गए हवेली से दूर हुए, और गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि पढ़ने के लिए शहर भी आ गई और मुझे खबर ही नहीं है। मीर अपनी बेखबरी पर अफसोस करते हुए किसी को कॉल मिलाने लगा। सुलझा हुआ जरूर हूँ, मगर उलझने से गुरेज कीजिए तो हमसे दूर ही सही, हमारी अमान में है, हम ख्वाब में तेरे सदके उतारते हैं। यार हानि तुम्हारे साथ अब मैं कहीं नहीं जा रही, परी ने हानि को इनकार करते हुए कहा, जो सुबह से कहीं बाहर जाने के लिए परी की मिन्नतें कर रही थी। परी यार क्या हो गया है, इतना डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होता, बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। हानि ने एक बार फिर से मिन्नत की। यार मैं ऐसा लगता जैसे सब मुझे देख रहे होते हैं, परी रोहासी होकर बोली। हाँ तो मेरी दोस्त है, इतनी खूबसूरत कि लोग मुड़ मुड़ कर देखे। हानि ने फखर से ऐसा कहा जैसे अपनी तारीफ कर रही है। और वो आदमी भी तो हमारे पीछे लगा हुआ है। परी ने बाहर न जाने का एक और नुक्ता निकाला। कौन सा आदमी यार? हानि ने नासमझी से परी की तरफ देखा। वो वही जिसकी तुमने इंसल्ट की है तो 2 बार, परी ने याद दिलाते हुए कहा। अरे वो गाड़ी वाला जो बेचारा हर वक्त अपनी इंसल्ट करवा के चला जाता है। हानि को एकदम याद आया। हाँ तो वही हर वक्त हमारा पीछा करता, परी ने परेशानी से कहा। यार वो बाय चांस हमसे टकराया गया था, वरना तो शक्ल से अच्छा खासा शरीफ लगता है, पीछा करने वाला तो नहीं लगता। हानि ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। तो फिर तुमने उसकी इंसल्ट क्यों की थी? परी ने मासूमियत से पूछा। हाँ, जब मैं उसकी इंसल्ट करती हूँ तब उसकी शक्ल देखने वाली होती है और मुझे उसकी वही शक्ल देखने का बड़ा मजा आता है, हानि ने हंसते हुए कहा। और परी मुंह खोलकर हानि को देख रही थी, जैसे उसके बात को समझने की कोशिश कर रही हो। हाँ हानि, तुम बहुत बदतमीज हो। परी ने उसको शर्म दिलाने की कोशिश की, जो कि हानि में बिल्कुल नहीं पा जाती। वो तो मैं बाकी हूँ, बस अब हम जा रही हैं, मैं ना बिल्कुल नहीं सुनने वाली। हानि ने परी की तारीफ करते फिर से अपनी बात दोहराई। हाँ हानि, मुझे डर लगता है ना। परी ने एक बार फिर मना करने की कोशिश की। परी यार बस आखिरी बार चल पड़ो, आप ही ने इस जगह की तस्वीरें व्हाट्सएप करने को कही है, वरना मैं खुद भी नहीं जाती। हानि ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम हमेशा मुझे सच से ना बात मनवा लेती हो। परी ने हमेशा की तरह हार मानी। ये हुई ना बात, बस जल्दी से तुम्हें कोई अच्छा सा ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, फिर हम चलते हैं। हानि जोश से उठते हुए बोली। हाँ जैसे किसी के वलीमे में जा रहे हैं। परी बड़बड़ाते हुए नहाने के लिए रूम से बाहर निकली और पीछे हानि गुनगुनाते हुए कपड़े सिलेक्ट करने लगी। कितनी मुख्तसर सी है मोहब्बत की दास्तां, खुशफहमी से शुरू और गलतफहमी पे खत्म। हम इस वर्क को जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी कंप्लीट कर लें, ताकि कोई दूसरी कंपनी इस प्रोजेक्ट में मीटिंग रूम में अभी इस लास्ट ब्रीफिंग दे ही रहा था, जब उसके सेल फोन में ऑफिस के साथ कनेक्टेड सेंसर ने किसी अनजान शख्स की मौजूदगी का ऐलान किया। मीर के माथे पर लकीरों का इजाफा हुआ और उसने जल्दी जल्दी मीटिंग को खत्म किया और सबको खुदाहाफिज कहता तेजी में मीटिंग रूम से बाहर निकला। इतनी हिम्मत किसमें आ गई जो मेरे यहाँ पर होते हुए भी ऑफिस में घुसने की कोशिश कर बैठा। मीर ने बड़बड़ाते हुए ऑफिस की तरफ रुख मोड़ा। तुम जो कोई भी हो, मीर सालार हैदर से बचकर भाग नहीं सकते। ऑफिस के डोर को आहिस्ता से धकेलते हुए इसने दिल में सोचा। ऑफिस में छोटी मगर बेहद हसीन लड़की को देखकर मीर को 240 वॉट का झटका लगा था। वो हर किस्म की सिचुएशन सोच सकता था, मगर ऑफिस में लड़की की मौजूदगी उसने बिल्कुल नहीं सोची थी। परी जो बड़ी महफियत से खूबसूरत रूम को देख रही थी, दरवाजे के खुलने पर मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वो और हानि अभी थोड़ी देर पहले इस कंपनी को देखने और तस्वीरें लेने आई थी, क्योंकि हानि के आपी ने सन्स ऑफ हैदर इंडस्ट्री की ही पिक्स को व्हाट्सएप करने का कहा था। हानि बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाने लगी तो वो हानि से इजाजत लेकर इस खूबसूरत हिस्से में आ गई, जिस हिस्से में मीर सालार हैदर का ऑफिस था। वो चलते चलते ऊपर ऑफिस के सामने पहुंच गई। उसे सामने बना रूम बाहर से इतना अच्छा लगा कि रूम को अंदर से देखने की ख्वाहिश दिल में उभरी और परी दिल की आवाज पर सर धनती मीर के ऑफिस में दाखिल हो गई।
اور پری کی یہ خواہش اسے بہت زیادہ رولنے والی تھی۔ اس کا اندازہ اسے دروازے میں اپنی طرف غصے سے گھورتے شخص کو دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ اب وہ ڈر کے مارے خود کو کوس رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر میں ہانی کے ساتھ رہتی؟ پہلی دفعہ اپنی خواہش پر چلی ہوں، پتہ نہیں اب یہ شخص اتنے غصے سے مجھے کیوں گھور رہا ہے۔ پری ڈر کے مارے دانتوں سے ہاتھ کے ناخن کچلتے ہوئے سوچنے لگی۔ کون ہو تم؟ کس مقصد کے لیے میرے آفس میں آئی ہو؟ کس نے تمہیں یہاں بھیجا؟ میر سوالوں کی بوچھاڑ کرتے اور ڈھانٹتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ پری نے جب میر کو اپنے نزدیک کھڑے دیکھا تو ڈر کے مارے چپ ہو گئی۔ ہاں تم میر نے پری کی نقل اتاری۔ وہ پری بولتے بولتے چپ ہوئی۔ تم خود بولو گی یا پھر میں اپنے طریقے سے بلواؤں؟ میر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ پری بول ہی رہی تھی کہ میر کے چھوڑے سے جھٹکا کھا کر دور ہوئی۔ جس حساب سے میڈم آپ بول رہی ہیں اس لحاظ سے ہمیں پوری رات آفس میں گزارنی پڑے گی، میر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں مانی خیسی سے کہا۔ پری کی بڑی بڑی آنکھیں میر کی پوری رات والی بات سن کے اور زیادہ بڑی ہوئی، لیکن ڈر کے مارے کچھ بول بھی نہیں پائی۔ اوکے آدھی رات کر لیتے ہیں، میر نے پری کی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا ہوتے دیکھ کر کہا۔ میں پری نے پھر سے بولنے کی کوشش کی، جس سے میر نے ناکام کر دیا۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، جس طرح تم بول رہی ہو مجھے لگتا ہے ساری زندگی بول نہیں پاؤ گی، اس سے بہتر ہے تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، وہ خود ہی پوچھ لیں گے۔ میر صفاقی سے بولتے ہوئے پری کی طرف بڑھا۔ نیڈ یور سپورٹ۔ ملاوٹ کا دور ہے صاحب، ہاں ملا لیا کرو۔ میر نے ابھی آفس سے باہر قدم رکھا تھا کہ سیل فون کی رنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ پولیس کو کیوں؟ پری نے ڈر کے مارے خود کو ایسے پکڑا جیسے پولیس سامنے کھڑی ہو۔ ہاں نا، اب اگر تم شرافت سے مجھے نہیں بتاؤ گی تو پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا، کیونکہ میں خود لڑکیوں سے 5 فٹ کی دوری پر رہتا ہوں اور تم سے تمہارا مقصد معلوم کرنا میری مجبوری ہے۔ میر آفس میں موجود صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ میں بتاتی ہوں نا، پری نے جلدی سے بولی۔ ڈارلنگ، وہی سننے کے لیے تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، اب اور میرے صبر کا امتحان مت لو۔ میر نے اشارے سے پری کو اپنے پاس بلایا۔ پری ڈارلنگ جیسا لفظ سن کے ایسے لال گلابی ہوئی جیسے ان کے درمیان عشق و معشوقی کا چکر چل رہا، اور میر حیران ہوتا اس کے سرخ گال دیکھ کر سوچ رہا تھا اب میں نے کون سی ایسی رام لیلا سنا دی جو یہ لڑکی شرم کے مارے دوہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس کمنے کی تصویر لینے پری میر کے قریب آتے ہوئے شرما کر بولی۔ میر جو اس کی بات آرام سے سن رہا تھا، تصویر والی بات پر ایک دم صوفے سے کھڑے ہوتے پری کا بازو دبوچا۔ یہ ذرا پھر سے بولنا، کیا کرنے آئی ہو؟ میر نے اس کے نرم بازو میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں گھسیٹ کر دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ پری جو پہلے اچھی خاصی ڈری ہوئی تھی، اس کے دھاڑنے پر اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھی اور بے جان ہو کر میر کے بازو میں جھول گئی۔ میر نے جب پری کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پری کے بے جان وجود کو صوفے پر پٹکا۔ اب بس اس کے بے ہوش ہونے کی کسر باقی تھی۔ میر نے غصے سے کہا، کون ہے جو میری کمپنی کی تصویریں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اب کون مجھے برباد کرنا چاہتا ہے؟ اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ سیدھا میرے ہی آفس میں گھسی آئی؟ اس کو میری کمپنی کا نقشہ کس نے دیا؟ میں اتنا آسان ٹارگٹ لگتا ہوں کہ سیدھا ہی ایک حسین لڑکی کو بھیج دیا، اور لڑکی کو یہاں وہی بھیج سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں لڑکیوں سے دور رہتا ہوں، اور اس لڑکی کو بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ میر دل میں سوچتا ہوا صوفے کے قریب رکا۔ تم جو کوئی بھی ہو، اب تم میر کی مہمان ہو، اور مہمانوں کی قدر میں بہت اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ تم میر سالار حیدر کے شکنجے سے تب تک نہیں نکل سکتی جب تک میں تمہارا مقصد نہیں معلوم کر لیتا۔ میر سالار حیدر گیم برابر کی کھیلتا ہے، اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ میر بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر جھکا۔ اب پری کا بے جان وجود میر سالار حیدر کے مضبوط بازوؤں میں تھا، اور وہ آفس کے ساتھ بنی لائبریری میں موجود پچھلے دروازے سے باہر نکلا۔ تم اپنی اچھائی میں مشہور رہو، ہم اب برے ہیں، ہم سے دور رہو، دل دے دیا ہے، جان تمہیں دیں گے۔